छायावाद पर बात की, समझने का प्रयास किया। उसके बाद प्रगतिवाद पर बात हम लोगों ने की। आज प्रयोगवाद पर बातचीत करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल छायावाद के गर्भ से प्रगतिवाद का भी जन्म हुआ। प्रयोगवाद के भी लक्षण छायावाद में पाए जाते हैं और यहाँ तक कि बच्चन की जो परंपरा है, हालावाद वाली जो परंपरा है, वह परंपरा भी छायावाद के गर्भ से निकलती है। तो ये तीनों वाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और हालावाद का जन्म छायावाद की गर्भ से ही होता है। प्रयोगवाद का जो पहले बार इस्तेमाल किया गया वह नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा किया गया, इस शब्द का इस्तेमाल। और इस शब्द को अज्ञे भी पसंद नहीं करते थे। वे प्रयोग के पक्षधर भले थे, लेकिन प्रयोगवाद शब्द के पक्षधर नहीं थे। लेकिन एक बार जिस शब्द का प्रयोग हो गया कालक्रम से, उसको लोगों ने मान लिया और प्रयोगवाद अब एक सच्चाई है, एक तथ्य है, एक सत्य है। तार सप्तक के संपादक थे अज्ञेय, आप जानते हैं, और उसमें 7 कवियों को शामिल किया गया था, इसलिए उसका नाम तार सप्तक है। इसका प्रकाशन 1943 में हुआ और तार सप्तक में वामपंथी विचार के कवि भी हैं। वो ऐसे लोग भी हैं जो किसी विचार को नहीं मानते, किसी बात को नहीं मानते। उन सबों को शामिल किया गया और तार सप्तक का प्रकाशन हुआ 1943 में। और ऐसा माना जाता है कि प्रयोगवाद की शुरुआत इसी तार सप्तक से हुई है। अज्ञे ने इसके बाद 1951 में दूसरा सप्तक निकाला, फिर 1959 में तीसरा सप्तक निकाला और 1974 में चौथा सप्तक निकाला। ये जो सप्तक है, यह प्रयोगवाद से संबंधित जो अवधारणा है उसको भी पुष्ट करता है। और नई कविता की जब चर्चा होगी तो फिर इन सप्तकों की भी चर्चा होगी। 1943 में जब ये प्रकाशन हुआ तार सप्तक का, तो संपादकीय में अज्ञे ने लिखा, प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किए हैं। यद्यपि किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है, किंतु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं उनसे आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिए जिन्हें अभी नहीं छुआ गया है या अभेद्य मान लिया गया है। तो प्रयोग के बारे में उनकी जो राय थी, वो राय ये थी कि प्रयोग सभी कालों में हुए हैं, लेकिन प्रयोग उन क्षेत्रों में होना चाहिए जिन क्षेत्रों को अभी तक छुआ नहीं गया है। प्रतीक पत्रिका भी इनके संपादन में छपती थी। 47 से 52 तक, यानी 1947 से 1952 तक प्रतीक पत्रिका में जिन कवियों को छापा गया उससे भी प्रयोगवाद को बल मिला। दूसरा सप्तक, जैसा मैंने कहा, 1951 में आया और पूरी तरह से वहां स्थापित हो गया। वैसे प्रतीक पत्रिका में मैथिसन गुप्त भी छपते थे, पुराने लोग भी छपते थे, लेकिन जो धारणा बनी प्रयोगवाद के बारे में, वह धारणा अज्ञेय की कविताओं को लेकर है। गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, शमशेर, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता आदि की कविताओं के आधार पर ये धारणा बनी है कि प्रयोगवाद क्या है। यह प्रयोगवाद संबंधी जो चर्चा है, वह चर्चा इन कवियों को जोड़कर ही संभव है। इसमें आप देखेंगे कि वामपंथ से जुड़े हुए लोग हैं, मार्क्सवाद से जुड़े हुए लोग हैं, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन,
और शमशेर सिंह ये जुड़े हुए लोग हैं। वही लोग भी इस पे शामिल हैं। प्रयोगवाद में आगे हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। हिंदी में प्रयोगवाद का जो जन्म हुआ वह एक विशेष परिस्थिति के कारण हुआ। यह परिस्थिति क्या थी, इसको समझना चाहिए। अक्सर प्रयोगवाद के बारे में इतना धुंध फैला रहता है कि समझने में परेशानी होती है कि ये प्रयोगवाद है क्या। तो समझने के लिए उस समय की स्थिति को समझना जरूरी है। प्रयोगवाद या प्रयोग की आवश्यकता साहित्य में उस समय उपस्थित होती है जब कविता की परिस्नियता इतनी अविधापूर्ण हो जाती है कि उसमें कोई रस विशेष नहीं मिल पाता अथवा कोई रागात्मक अनुभूति नहीं मिल पाती। अगर काल को देखें तो 1936-37 के आसपास छायावाद ठहर गया था और छायावाद के ठहरने से उसमें जो गति थी, कविताओं में जो गति थी वह ठहर गई थी। तो एक आवश्यकता बन गई थी। प्रयोगवाद के जन्म के समय दो स्थितियां थी। पहली, छायावाद ने अपने शब्दाडंबर में बहुत से शब्दों और बिंबों के गतिशील तत्वों को नष्ट कर दिया था। 1916, 17, 18, 19, 20 का जो छायावाद था उसमें जो गति थी, उसके जो बिंब थे, उनके जो शब्द थे वे बहुत गतिशील थे और धीरे धीरे उसमें जो पतन का या विघटन के लक्षण दिखाई पड़े 1936-37 के आसपास। फिर प्रगतिवाद जो 30 से 36 के बीच उसकी शुरुआत होती है, तो प्रगतिवाद ने सामाजिकता के नाम पर विभिन्न भावों को और सब संस्कारों को अविधात्मक बना दिया था। नतीजा हुआ कि जो नए भावबोध हुए थे उसको व्यक्त करने के लिए न शब्दों में सामर्थ्य न परंपरा में मिली शैली में, और इसीलिए उन्हें वस्तु और शैली में नए प्रयोग करने पड़े। तो यह थे जन्म के कारण कि प्रयोगवाद का जन्म क्यों हुआ। छायावाद का रुक जाना, उसके बिंबों और शब्दों के गतिशील तत्वों का नष्ट होना। दूसरा, प्रगतिवाद ने सामाजिकता का इतना प्रचार प्रसार किया कि व्यक्ति के अंदर जो भावनाएं थी, जो अनुभूतियां थी, उसके लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। तो इन वजहों से प्रयोगवाद का जन्म होता है। डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं कि प्रयोगवाद के 15 वर्षों का इतिहास व्यक्तिवाद के दो सीमांतों के बीच फैला हुआ है। इनमें से एक सीमांत है मध्यवर्गीय परिवेश के प्रति मध्यवर्गीय कवि का वैयक्तिक असंतोष, और दूसरा सीमांत है जन जागरण से डरे हुए कवि की आत्मरक्षा की भावना। तो दो बात कह रहे हैं ये। पहले तो ठहराव की बात हुई। इतनी बात तय है कि ये मध्यवर्गीय कवि हैं और मध्यवर्गीय कवियों के अंदर जो छटपटाहट है, जो उनकी अपनी अनुभूति है, जो व्यक्तिगत अनुभूति है, और उस व्यक्तिगत अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए उनको नई शैली चाहिए थी और नए शब्द चाहिए थे, और इस वजह से प्रयोगवाद का यह जन्म। कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है और विभिन्न राजनैतिक, नैतिक, सामाजिक मान्यताओं के रूप में यह संकीर्ण व्यक्तिवाद अपने को व्यक्त करता रहता है। अब ये समझना है कि ये नए भाववेद क्या थे जो छायावाद से अलग थे या प्रगतिवाद से अलग थे, या उस समय की जो काव्य चेतना थी उससे यह चेतना अलग थी। पहली बात थी अनुभूति की प्रामाणिकता। प्रयोगवाद मानता है कि कोई भी अनुभूति अपने क्षण में उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में। छायावाद में भी अनुभूति थी, लेकिन उसकी अनुभूति व्यापक थी, जिसमें भौतिकता, आध्यात्मिकता, आदर्श, यथार्थ, ईश्वर, प्रकृति, कल्पना का समारोह आदि शामिल थी। लेकिन प्रयोगवाद में कवि का मैं अपने भोगे हुए यथार्थ तक सीमित हो गया, यानी उसका यथार्थ व्यक्तिपरक हो गया। उदात्त मानवीय मूल्यों का विघटन हुआ और हर्षोन्मुख आधुनिकतावादी मूल्य सामने आए। तो इस बात को आप समझ लें कि ऐसा क्यों हुआ है। छायावाद में भी अनुभूति थी, कविता अनुभूति के बिना तो बनती नहीं। अनुभूति थी और व्यक्तिकता भी थी, लेकिन उसकी व्यक्तिकता में अध्यात्म भी था, भौतिकता भी थी, उसमें आदर्श थे, यथार्थ थे, लेकिन
जो मैंपन था व्यक्ति के अंदर, मैं यानी उनका व्यक्ति जो अनुभूतियों में क्षण में जो भरोसा करता था, विश्वास करता था, वह नहीं था जो कि प्रयोगवाद में शामिल हुआ। दूसरी बात थी कि ये तमाम लोग वाद के विरोधी थे। दूसरे शब्द की भूमिका में अज्ञे ने लिखा, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, न ही हैं। यानी ये वाद के खिलाफ है। वाद, छायावाद और कई तरह की के जो कटघरे हैं, जो संकीर्णताएं हैं, वो तो चल ही रही थी। सामान्यतः इससे यह समझा जाता है कि वे साहित्यिक वाद के खिलाफ है, जबकि वे दार्शनिक और राजनीतिक वाद का भी निषेध करते हैं। उनकी दृष्टि में पूर्व निश्चित कोई भी वाद सत्य के मार्ग में रोड़ा है। वाद का मतलब सिर्फ साहित्यिक मतवाद नहीं था। वाद का मतलब था जो वैचारिक कटघरे बनते हैं, उसके खाने बनते हैं, उसका भी विरोध इन लोगों ने किया। तीसरी बात थी सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण। पूर्व निश्चित बात को नकारने के बाद, चाहे मार्क्सवाद हो, गांधीवाद हो, अम्बेडकरवाद हो, समाजवाद हो, इस बात को नकारने के बाद सत्य का निरंतर अन्वेषण अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए उन्होंने साहस और जोखिम का बार बार जिक्र किया। नितांत निजी अनुभव के सहारे सत्य की खोज करना सचमुच साहस का ही कार्य है। प्रवृत्ति कवियों ने हर तरह की विचारधारा का विरोध किया। विचार मिथ्या प्रतीत होने लगे, भावनाएं भावुकता मालूम होने लगी, इंद्रिय बोध और संवेदन ही सत्य प्रतीत हुए। परिणाम यह हुआ कि इंद्रिय बोध की कविताएं सुख के क्षणों में मादक उन्माद और दुख के क्षणों में अंध विद्रोह अथवा निरुद्देश निराशा ऐसी कविताओं के लक्ष्य बन गए। बौद्धिकता की स्वीकृति। प्रयोगवाद यह मानता है कि किसी भी अनुभूति की एक बौद्धिक पृष्ठभूमि होती है और वह पृष्ठभूमि भी काव्यात्मक है। बौद्धिकता भी काव्य का अंग है, क्योंकि वह अनुभूति का जीवंत अंश है या जीवित अंश है। हृदयवादी कवि बौद्धिकता को खारिज करता है, लेकिन प्रयोगवादी नहीं। दरअसल यथार्थवादी दृष्टि भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा करती है। छायावाद की जो दुनिया थी वह कल्पना की दुनिया थी, भावुकता की दुनिया थी, उसका निषेध करता है प्रयोगवाद। त्रिशंकु की स्थिति। प्रयोगवादी कवि त्रिशंकु जैसे हो गए। क्यों हुए, कैसे हुए? प्रयोगवादी कवि अपनी और कविता की उपयोगिता के लिए ऊंचे व्यवसायियों, डॉक्टरों, इंजीनियरों के पास, यानी जो ऊंचा वर्ग था उसके पास गया, लेकिन वहां महत्व नहीं मिला, क्योंकि उन लोगों को न कविता चाहिए थी न कवि चाहिए था। और किसानों, मजदूरों के पास जा नहीं सकता था, क्योंकि वो अपना हेठ ही समझते थे। उनको लगता था कि वहाँ सम्मान नहीं है, वो बराबरी के लोग नहीं है। नतीजा हुआ कि न ऊंचे वर्ग में रहे न नीचे वर्ग में रहे। यह मध्यवर्गीय कवि न तो उच्च वर्ग में जा सका न निम्न वर्ग में जा सका, तो त्रिशंकु वाली स्थिति हो गई। और इसलिए यह कवि लिखता है, किंतु मेरी भुजाएं टूट गई हैं, क्योंकि मैंने उसकी परिधि में मेघों को बांध लेना चाहा। ये टूटी हुई भुजाओं, और उसकी वजह यही है कि उसकी अपनी जो सार्थकता थी, या तो निम्न वर्ग में वो ढूंढ सकता था या फिर उच्च वर्ग में। मध्यवर्गीय कवि का सपना पूरा हुआ नहीं, न ऊंचे गए न नीचे आए, इसलिए अपने को विस्थापित, निगहरा, निझड़ा तथा उखड़ा हुआ अनुभव किया। अज्ञे ने लिखा, मैं ही हूं वह पराक्रांत रिरियाता कुत्ता, मैं ही वह मीनार शिखर का प्रार्थी बुल्ला, मैं वह छप्पर तल अहंग लीन शिशु भिक्षुक। इस नैराश्य के मूल में है अहंगवाद, जिसे आत्मसमीक्षा के क्षणों में वह स्वीकार भी करता है। अहं अंतर गुहावासी स्वरति, क्या मैं चीनता कोई न दूजी रहा, जानता क्या नहीं निज में बद्ध होकर है नहीं निर्वाह। प्रयोगवाद की जो दोनों सीमांत हैं, उनको सिर्फ एक कवि छूता है, और उस कवि का नाम है अज्ञे।
यथार्थवाद का आग्रह। छायावाद में कल्पना के रंग थे, इसलिए उनके चित्र उदात्त थे, लेकिन प्रयोगवाद में यथार्थ के प्रति आग्रह था। वैसे यथार्थ के प्रति आग्रह प्रगतिवाद में भी है, लेकिन दोनों के यथार्थ में अंतर है। प्रयोगवाद के यथार्थ व्यक्ति परक है, जबकि प्रगतिवाद के यथार्थ समाज परक है। और यही वजह है कि प्रयोगवादी यथार्थ में क्षुद्र चीजों का उद्घाटन होने लगा, छोटी छोटी चीजों का उद्घाटन होने लगा। छायावादी कवियों ने चांदनी का बड़ा भव्य चित्र उकेरा था, लेकिन प्रयोगवादी कवि लिखता है, वंचना है चांदनी, झूठ वह आकाश का निर्विधि गहन विस्तार, शिशिर की राका निशा की शांति है निशान। आगे जो कविता लिखी गई है, बांस की टूटी हुई टट्टी, लटकती एक खंभे से फटी सी ओढ़नी की चिंदिया दो चार, और मूत्र सिंचित मृतिका के वृत्त में 3 टांगों पर खड़ा नतग्रीव गधा भी है। तो एक सौंदर्य जो बनता है वह छायावाद के बिंब, छायावाद की जो कथा वस्तु रही है उससे एक अलग बिंब बनता है प्रयोगवाद का। नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है वह वासनात्मक है। बादल को देखकर आगे लिखते हैं, आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। और वजह यही है कि समाज में मुक्त रूप से नारी पुरुष को मिलना संभव नहीं था, और नहीं होने की वजह से जो दमित वासना है उसका उभार दिखाई पड़ता है। शैली देखें तो प्रयोगवाद की यथार्थवादी, अंतर्मुखी तथा बौद्धिक प्रवृत्ति ने कविता के शब्द चयन, वाक्य विन्यास, छंद, संगीत और प्रतीक योजना को बदल दिया है। सिर्फ एक उदाहरण के लिए कविता की कुछ पंक्ति है, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई हुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही कि ये उपमान मैले हो गए हैं। नई भावबोध की जो कविता है वह नए उपमान की तलाश में है, और प्रयोगवाद में यह हुआ है। कुल मिलाकर प्रयोगवादी कविताओं में मध्यवर्गीयहीनता, दीनता, अनास्था, कटुता, अंतर्मुखता, पलायन आदि का मार्मिक चित्रण हुआ है। प्रयोगवाद के बारे में और भी बातें कही जा सकती हैं, क्योंकि एक विपुल साहित्य है, और विपुल साहित्य में कुछ समझने के लिए जो एक छोटा सा प्रसंग है, ये एक भूमिका जैसी बात है, जिसको आप देखें, पहचानने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। मन में सवाल हो तो सवाल भी दर्ज करें, और आगे भी हम लोग इस पर बातचीत कर सकते हैं। आप सारे लोग जो सुन रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।